नमस्ते भाई और बहनों, बहुत टाइम से आप लोग वीडियो की वेट कर रहे हो। 1.5 महीना हो गया मेरे को वीडियो निकाले हुए। भाई फाइनली मेरे को टाइम मिला है, फाइनली सेटअप हुआ है, फाइनली मैं वीडियो निकाल रहा हूँ। काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया था क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था। एक तो मैं न्यू जगह पे शिफ्ट हुआ हूँ, अभी अभी बस 1 महीना कंप्लीट हुआ है। दूसरा, मेरा रिब में फ्रैक्चर हो गया था अभी 1.5 महीने पहले, अब जाके थोड़ा मैं हील किया हूँ। तीसरा, मई के स्टार्टिंग में भाई मैं जैसे भी शिफ्ट हुआ, मेरा जिगरी दोस्त, मेरा पक टोनी गुजर गया। तो इमोशनली बहुत टफ रहा था मेरे लिए उसको प्रोसेस करने के लिए, पर खैर यू हैव टू मूव ऑन, यू नो, लाइफ गोज ऑन। सो अब आपको पता ही चल गया होगा अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, ये न्यू स्पेस है, ये मेरी वो पुरानी स्पेस नहीं है। भाई कैमरामैन थोड़ा दिखा दो जरा स्पेस को। पूरा मेरा ये जो ऑल द टॉप शिट, यू नो, 5080 4080 सब कुछ पड़ा है लाइफ में। ये गेमिंग पीसी अपना 285 के 5080 के साथ, ये बाकी और मेरे पीसीज मॉडल्स अभी भी सेटिंग हुई नहीं है पूरी, पर सेटिंग मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे हो जाएगी। तो भाई ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये भाई साहिल भाई का पहला हिंदी वीडियो है। आपको पता ही होगा, चैनल आप देखते हो, मैं भाई अंग्रेजी में ही वीडियोस करता हूँ। पहली बारी लाइफ में मैं यूट्यूब में कुछ हिंदी में डाल रहा हूँ, बीसी पहली बारी लाइफ में ये हिंदी में मैं बोल रहा हूँ ऑन कैमरा। तो इसलिए आप लोग हो, स्पेशल हो आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने ये ग्रेटनेस अभी विटनेस कर रहे हो, आपकी साहिल की फर्स्ट हिंदी वीडियो। तो इतने सारे वीडियोस पेंडिंग है, लेकिन सबसे पहले मैंने डिसाइड किया मैं ये इस ASUS Zephyrus G14 का रिव्यू करूं। भाई एक तो थोड़ा सा ना कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ इसके पहले, क्यों मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी को सबसे पहले रिव्यू करूं। मेरा लाइफ में पहला गेमिंग लैपटॉप 2006 या 2007 में, जब मैं खुद कॉलेज में था, जब मैं खुद हॉस्टल में रह रहा था, डॉर्म्स में रह रहा था, मेरा फर्स्ट गेमिंग लैपटॉप एक ASUS का ही था, ASUS A8JS 14 इंच लैपटॉप था वो। इंटेल कोर 2 डुओ प्रोसेसर था, तो वो कोर 2 डुओ सीरीज बस न्यू निकली थी। उसमें GTX 7700 था, बहुत क्रेजी ग्राफिक कार्ड था उस टाइम के लिए। उसी गेमिंग लैपटॉप पे मैंने विचर 1, विचर 2, मास इफेक्ट 1, मास इफेक्ट 2, एल्डर स्क्रॉल्स, ऑब्लिवियन और बहुत सारी लेजेंडरी गेम्स मैंने उसी लैपटॉप पे मैंने खत्म किए। तो लैपटॉप मेरे हार्ट के बहुत क्लोज था। 3 साल मैंने उस लैपटॉप को पेला, फुल ऑन गेमिंग की। फिर फाइनली जब मेरे पास खुद की अपनी एक स्पेस आ गई, तो मैंने बोला भाई छोड़ो लैपटॉप, अब तो डेस्कटॉप पे ही वापस जा दे, क्योंकि गेमिंग जर्नी मेरी डेस्कटॉप से ही स्टार्ट होती है और भाई डेस्कटॉप पे ही गेमिंग होती है। लेकिन फिर भी ये मैं पर्सपेक्टिव क्यों दे रहा हूँ आपको, क्योंकि लैपटॉप से भी गेमिंग करना पॉसिबल है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे कि भाई गेमिंग इज नॉट पॉसिबल ऑन अ लैपटॉप, बट वेल, मैं खुद एग्जाम्पल तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैंने 3 साल जम के ASUS के लैपटॉप पे ही मैंने गेमिंग की है, बहुत आइकॉनिक गेम्स उसमें खत्म की है और बहुत इमर्स होके एंजॉय करके मैंने किया है। तो गेमिंग ऑन अ लैपटॉप इज डेफिनेटली पॉसिबल अगर आपके वो कंडीशंस है, अगर आपका खुद का घर नहीं है, अगर आप डॉर्म्स में रह रहे हो, बहुत ट्रैवल कर रहे हो, तो एक गेमिंग लैपटॉप ही है जो आपका एक ट्रू साथी हो सकता है। क्योंकि भाई आप आज की डेट में आपको पता है ह्यूमन साथी कोई होता नहीं है, आप ये टेक ही हमारे साथी होते हैं। भाई मेरे तो गेम्स ही मेरे साथी है। तो खैर, ASUS Zephyrus G14 लेटेस्ट 2025 वाला मॉडल है ये। Zephyrus काफ़ी फेमस सीरीज है, अगर आप गेमर हो तो आप डेफिनेटली ये सीरीज को आप जानते ही होगे। ASUS ने काफ़ी अपना नाम बनाया है अपनी Zephyrus सीरीज के साथ गेमिंग लैपटॉप्स में। अमंग स्टूडेंट्स, अमंग यंग एडल्ट्स जो गेमिंग में है, ये सीरीज उनके साथ काफ़ी पॉपुलर है। ये इनका लेटेस्ट 2025 मॉडल है। इसमें 2 मॉडल्स उन्होंने निकाले हैं, G14 और G16, 14 इंच और 16 इंच। इसके साथ वो आपको ये एक बहुत अच्छा स्लीव देते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्लीव है, बहुत ही फोमी और मतलब काफ़ी यूनिक लगता है। इस पे वो लिख के दे रहे हैं आपको ROG फॉर दोज हु डेयर। बाय द वे ROG, मैं एक बात बता दूं, आपने ये यहाँ पे लिख तो दिया है, पर भाई देखो साहिल भाई को ना कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है टू टेल मी कि हाँ मैं डेयरिंग हूँ। तो इसकी स्पेक्स टॉप ऑफ द लाइन, Ryzen 9 HX 370 AI प्रोसेसर है इसमें। AMD का अभी वो Ryzen 9 मोबाइल सीरीज में वन ऑफ द टॉपेस्ट CPU है, नॉट द टॉप उनका HX 375 है। दोनों बहुत सिमिलर है, सिर्फ थोड़ा क्लॉक स्पीड्स का फर्क है। 12 कोर CPU विद 24 थ्रेड्स, और इवन जो HX 375 है वो भी 12 कोर विद 24 थ्रेड्स है। तो काइंड ऑफ ये टॉप CPU ही है अभी AMD का, एटलीस्ट फॉर द मोबाइल सीरीज। GPU में आपको RTX 5070 Ti मिलते हैं, और भाई ये ही बहुत बढ़िया बात है, आपको 14 इंच फैक्टर में इतना पावरफुल GPU मिलता है 5070 Ti 12 GB रैम के साथ। ये GPU आप काफ़ी AI वर्कलोड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा, इसमें वो आपको LPDDR5X की 32 GB रैम दे रहे हैं, 8000 MHz की स्पीड पे क्लॉक्ड है रैम, बहुत फास्ट स्पीड है। ये स्पीड देख के तो मैं बहुत इंप्रेस हो गया था। भाई चश्मा उतार देता हूँ मैं, बहुत अच्छी स्पीड है। इवन मेरा जो हाई एंड डेस्कटॉप यहाँ पे पड़ा है उसमें भी 8000 MHz पे मैं बल्कि ओवरक्लॉक करने की ट्राई करता हूँ, फिर भी मैं वो स्पीड पहुँच नहीं पाता हूँ। तो स्पेक्स वाइज बहुत बढ़िया है। हाँ, इसमें आपको 2 TB की NVMe ड्राइव Gen 4 मिलती है। आई विश Gen 5 होती,
ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन इसमें जो Gen 4 ड्राइव मिलती है आपको 50 to 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड की आपको ट्रांसफर स्पीड दे देती है, विच इज़ नॉट बैड। डेस्कटॉप्स में आपको Gen 4 ड्राइव्स 6000 की स्पीड तक दे देती है, 6500 Mbps की स्पीड तक दे देती है। इसमें आपको 50-100 दे रही है, विच इज स्टिल गुड फॉर अ लैपटॉप। बट फिर भी अगर मैं ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, मैं प्रिफर करता कि मेरे को ASUS इसमें Gen 5 ड्राइव दे देती। नेक्स्ट आते हैं इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं। तो ये भाई 14 इंच 16:10 3K OLED मॉनिटर है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्प्ले है। इसमें आपको OLED के सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे नो लेटेंसी, इन्फिनिट कॉन्ट्रास्ट रेशियो, HDR 500 मिलता है, मतलब गेमिंग में आपको जो HDR इफेक्ट्स है, और क्योंकि आपका ग्राफिक कार्ड रे ट्रेसिंग पूरी सपोर्ट करता है, रे ट्रेसिंग और HDR जब साथ आते हैं ना, बहुत मज़ेदार इफेक्ट्स आते हैं। अगर आप गेम्स खेलते हो जैसे ब्लैक मिथ वूकॉन्ग, एल्डन रिंग, साइबरपंक, HDR और वो ट्रू ब्लैक्स और वो जो स्पार्कलिंग इफेक्ट्स होते हैं रे ट्रेसिंग के साथ, मज़ा आ जाता है। तो भाई डिस्प्ले में कोई कमी नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज है अभी मार्केट में ये OLED डिस्प्ले। 120 हर्ट्ज की स्पीड तक जाता है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है, जो Zephyrus 16 है वो है 2.5 के डिस्प्ले, ये है 3K डिस्प्ले। तो वो बड़ा लैपटॉप है, लेकिन उसमें पिक्सेल्स कम है, इसमें पिक्सेल्स बहुत ज़्यादा है, इसका PPI बहुत ज़्यादा है। तो उससे एक्चुअली वर्सेटैलिटी बहुत मिल जाती है आपको। अगर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग गेम है, आप एक्चुअली रेजोल्यूशन को 1440p भी कर सकते हो, आपका ज़्यादा डिफरेंस नोटिस नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 14 इंच स्क्रीन है। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। ये जो ASUS ने किया है ना, 3K डिस्प्ले आपको दिया है। येस आई नो प्राइस काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन ये वर्सेटैलिटी आपको मिल जाती है। आप काफ़ी खेल सकते हो रेजोल्यूशन के अराउंड अपने स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है। बिल्ड क्वालिटी, पूरा लैपटॉप आपका एल्यूमिनियम यूनी बॉडी है, मेटालिक बॉडी है, नो फ्लेक्सिंग एट ऑल, बहुत ही ज़्यादा स्टडी फीलिंग है। आप देखिए कितना स्लिम है ये, एक परफॉर्मेंस लैपटॉप के हिसाब से 5070 Ti है इसके अंदर, लेकिन लैपटॉप कितना स्लिम है। और इसकी स्लिमनेस पता है आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, कंपैरिजन करके समझ में आएगी। अब कंपैरिजन मैं करता हूँ, मेरे पास Lenovo Yoga 7 Slim आए है, इससे भी OLED डिस्प्ले है ये, पर गेमिंग लैपटॉप नहीं है, ये एक प्रोडक्टिविटी लैपटॉप है। आप देखो दोनों की स्लिमनेस सिमिलर है, ये बस थोड़ा हल्का सा ज़्यादा स्लिम है, पर मतलब हार्डली कोई डिफरेंस है। फिर वेट की मैं बात करता हूँ, 1.55 kgs आपका ASUS Zephyrus G14 है, 1.4 kgs का ही है, सिर्फ 150 ग्राम का फर्क है, हार्डली ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आप देखिए इतने सारे स्पेक्स के बाद भी आपका Zephyrus काफ़ी लाइट वेट करता है, बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है। ये इस लैपटॉप के बारे में बहुत बढ़िया चीज़ है। अब इसके ना कुछ ट्रेड ऑफ्स भी होते हैं। ASUS ने ये बहुत अच्छा काम किया है आपको इतना पावरफुल एंड पोर्टेबल लैपटॉप देके, लेकिन उसके ना कुछ ट्रेड ऑफ्स होते हैं जो जिस पे मैं बात पे आऊँगा। अब वेट की अगर बात करें तो ऑब्वियसली 1.55 kg इज़ वेरी लाइट, बट इट इज स्टिल नॉट द लाइटेस्ट। मैकबुक एयर या आप थिंकपैड X1 कार्बन सीरीज पे जाओ Lenovo की, उस पर भी मैंने रिव्यू किया है, वो सब 1.1 1.2 kgs के लैपटॉप है, वो गेमिंग लैपटॉप्स नहीं है ना। पर ये गेमिंग लैपटॉप 1.55 एक्सेप्टेबल है, बहुत पोर्टेबल है, बहुत बढ़िया है। उस सेंस में ये मेरे पास मैकबुक प्रो 16 इंच है, ये 2.25 kgs का है। तो आप खुद देख लो भाई, ये ASUS Zephyrus G14 2025 कितना लाइट वेट है। तो पोर्टेबिलिटी के लिए इसको मैं 100 on 5 दूंगा, 100 on 10 दूंगा, मतलब 99 on 5 दूंगा इसको। बहुत बढ़िया लैपटॉप है ये। फिर अब बात करते हैं इसके थोड़े और फीचर्स के बारे में। तो ये Zephyrus की एक ऑनगोइंग चीज़ है, वो आपको ये पीछे ये ऐसा डिस्प्ले देते हैं, ये काफ़ी कस्टमाइजेबल है। हाँ भाई, तो इसमें काफ़ी लाइटिंग जोन्स मिलते हैं आपको। अगर आप इसमें जो ROG आर्मरी क्रेट है उसमें उसको बहुत सारे कस्टमाइजेशंस कर सकते हो। इसको अपनी लैपटॉप की बैटरी के हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो, जो आप म्यूज़िक प्ले कर रहे हो उसके हिसाब से भी इसको प्रोग्राम कर सकते हो। तो भाई देखो, पर्सनली आप मेरे से पूछो, मैं अगर स्क्रीन देख रहा हूँ तो मेरा इस साइड से कुछ लेना देना नहीं है। तो दिस इज़ ऑल वैनिटी, ये सिर्फ दिखावा है। ये सिर्फ भाई आपको पता है दुनिया में आजकल दिखावा बहुत चलता है, पर भाई साहिल इन सब चीज़ों में नहीं है। और आपको पता है RGB और इन सब चीज़ों से आपका FPS तो नहीं बढ़ता है। हाँ, मे बी कुछ लोगों के लिए बढ़ता हो। अगर मेरे को ASUS बिना इस चीज़ के एक मॉडल ऑफर करे थोड़ा प्राइस डाउन करके, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा विन होगा। आपको मैटर करता होगा, वेरी गुड। साहिल को मैटर नहीं करता है। यहाँ पे ये साहिल का चैनल है, साहिल के इनसाइट्स के लिए आप आ रहे हो, तो ये बस मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ। तो भाई इसकी लाइटिंग की मैं वही बात करूँ, ठीक है, अच्छा फीचर है, काफ़ी यूनिक है, डेफिनेटली ऐसा कोई मॉडल और लैपटॉप आता नहीं है। पर फिर भी फंक्शनैलिटी 0 points, बट यस, शो ऑफ 100 on 10। चलो अब मैं इसमें स्क्रीन ओपन टेस्ट करता हूँ, देखते हैं 1 फिंगर टेस्ट क्या ये पास करता है या नहीं। ये लो, खुल गया लैपटॉप,
हिला भी नहीं, स्टेबली ओपन हो गया एकदम। तो एटलीस्ट यस, बिल्ड क्वालिटी एकदम बढ़िया, लैपटॉप स्टेबल है, बहुत स्टर्डी है। अब इसमें 1080p इंफ्रारेड कैमरा है। देखो अभी बस वीडियो बनाते बनाते ही खुद ही अनलॉक कर लिया है एकदम 1 सेकंड में। तो कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इससे माइक भी डुअल एरे AI नॉइस कैंसलेशन के साथ माइक मिलता है। माइक की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब आपको ये है कैमरा और माइक की क्वालिटी। तो ये कैमरा की एकदम डे लाइट में क्वालिटी है और आसपास बहुत शोर भी मच रहा है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन नॉइस चल रहा है, आप सुन ही सकते हो। तो साथ में मैं बोल भी रहा हूँ। तो कैसा ये लैपटॉप का माइक परफॉर्म कर रहा है कमेंट्स में बताइए। और ये थोड़ी लो लाइट परफॉर्मेंस है, कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा सा तो ग्रेनी है और माइक भी अब आप सुन सकते हो। तो बताइए कमेंट्स पे कैसा लग रहा है आपको इसका कैमरा और माइक। तो ये लैपटॉप मेरे पास ना तकरीबन 2 हफ्ते से है। काफ़ी गेमिंग की है मैंने भी, और भी कुछ लोगों ने गेमिंग की है। काफ़ी मैंने इसमें टाइपिंग वर्क भी किया है। एज यू नो मैं ओरिजिनली तो एक राइटर ही हूँ इल गेमिंग के लिए। बहुत बढ़िया कीबोर्ड है, बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है। वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड्स जो मेरे को लगता है ये, आई थिंक मेरे को डेफिनेटली मतलब ये बात मैंने सोचा नहीं था कि मैं बोलूँगा। मेरे को ये मैकबुक के कीबोर्ड से बेटर लगता है, पर हाँ इससे बेटर बस एक और कीबोर्ड है, वो है Lenovo ThinkPad X1, जिसका कीबोर्ड एक बहुत नेक्स्ट लेवल कीबोर्ड है। और वो तो खैर बहुत ही महंगा लैपटॉप है, पर हाँ इसका कीबोर्ड भी, मतलब अगर Lenovo ThinkPad X1 कार्बन को मैं 100.0 तो मैं इसको 99.5.0, बस यही फ़र्क है। बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, बहुत मज़ा आता है इसमें टाइप करने में। इसका ट्रैकपैड भी 16:10 रेशियो है, जैसे इसका स्क्रीन 16:10 रेशियो है। तो इसलिए ना उस चीज़ से काफ़ी अच्छी आपकी एक जो इमर्जन होती है, जो एक नेचुरल ऑर्गेनिक फील होती है ट्रैकपैड को हिलाते हुए, वो बहुत अच्छी आती है। ट्रैकपैड की क्वालिटी भी भाई बहुत अच्छी कर दी है। मतलब ना मैंने विंडोज से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने बढ़िया ट्रैकपैड्स आने लगेंगे, क्योंकि ट्रैकपैड्स के लिए हमेशा बेंचमार्क हमेशा मैकबुक्स होता था। कोई भी विंडोज़ का लैपटॉप वो एक्सपीरियंस के आसपास भी नहीं आता था। पर अब बहुत सारे लैपटॉप्स आ रहे हैं जो उसके मतलब कभी तो उससे बेटर भी वो दे रहे हैं। ये डेफिनेटली वन ऑफ दोज ट्रैकपैड्स है जो मेरे को बहुत ही टॉप एक्सपीरियंस देता है। हाँ इसमें हैप्टिक फीडबैक नहीं है। अभी इतना महंगा लैपटॉप है तो ASUS को एक ऑप्शन तो दे देते हैप्टिक फीडबैक का, नहीं दिया ठीक है, अच्छा होता अगर देते फिर भी। पर इसकी क्लिकिंग बहुत अच्छी है, इतनी ज़्यादा बाउंसी क्लिकी फील नहीं है, अच्छा फीडबैक है, एक स्टर्डी सॉलिड फीडबैक है। तो बहुत अच्छा ट्रैकपैड है। इस लैपटॉप का वन ऑफ द बेस्ट एस्पेक्ट्स जो मेरे को लगा है इसके स्पीकर्स। बहुत ही कम लैपटॉप्स होते हैं जो मैकबुक्स के इवन आसपास आते हैं स्पीकर्स पे जब आए। तो मैकबुक एयर के स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं, मैकबुक प्रो के तो स्पीकर्स और भी अच्छे हैं, लेकिन कोई भी विंडोज़ का लैपटॉप ऐसा नहीं था जो इवन मैकबुक एयर के आसपास है। कुछ लैपटॉप्स थोड़े पास आए हैं, अदरवाइज नहीं थे। पर भाई इसमें सबसे फर्स्ट प्लेजेंट सरप्राइज जो था मेरे लिए इसके स्पीकर्स। इसमें आपको ट्विटर के यूनिट्स और वूफर के यूनिट्स मिलते हैं। क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल है, लो एंड साउंड, लो फ्रीक्वेंसी साउंड इसमें बहुत अच्छा दे पा रहा है। इवन दो इट्स अ लैपटॉप, इवन दो ये लैपटॉप है, आपको लो फ्रीक्वेंसी साउंड भी अच्छा मिलता है। डॉल्बी सराउंड ये सपोर्ट करता है, वो डॉल्बी का पूरा इफेक्ट आता है। वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया आती है। एटलीस्ट जब आप यूट्यूबिंग कर रहे हो आपको कोई ईयरफोन्स की जरूरत नहीं है, आप म्यूजिक भी सुन सकते हो, म्यूजिक को एंजॉय भी कर सकते हो इसी लैपटॉप के स्पीकर्स में, जो बहुत रेयर होता है इतने छोटे लैपटॉप्स में, इवन बड़े लैपटॉप्स में। पर ये ASUS ने बहुत बढ़िया काम किया, इसमें स्पीकर्स उन्होंने बहुत अच्छी चीज दी है। वैसे ना आपको मैं स्पीकर एक बार ही टेस्ट करवा देता हूँ। अब इसका तो स्पीकर मैंने आपको सुना दिया। मैं जो बेस्ट स्पीकर है लैपटॉप में मैकबुक प्रो 16 में, मैं उसका साउंड आपको सुनाता हूँ तो आपको कंपैरिजन भी सुनाई दे जाएगा, फिर आप खुद ही बता सकते हैं। देखिए वैसे तो स्पीकर टेस्ट में यही होता है, अब जितनी माइक की क्वालिटी है उतना ही आपको साउंड का आइडिया, ऑब्वियसली बॉटलनेक है माइक की क्वालिटी से, पर फिर भी एक बेसिक आइडिया तो मिल ही जाता है। तो ये रहा मैकबुक का स्पीकर फुल वॉल्यूम में। और पता है देखो, जब आप एक लैपटॉप लेने जाते हो
तो हर एक चीज़ स्पेक्स नहीं होती है। बहुत लोग हमेशा स्पेक्स पे फोकस करते हैं, लेकिन एक लैपटॉप की एक ओवरऑल क्वालिटी होती है जिससे आपकी एक जो यूज़र फ्रेंडलीनेस है, एक जो लैपटॉप के साथ कनेक्शन है वो बहुत बढ़ता है। तो एक अच्छे स्पीकर्स होना, अच्छा कीबोर्ड होना, इवन चाहे स्पेक्स टॉप ना हो, मतलब इसकी तो स्पेक्स टॉप है वो अलग बात है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लॉन्ग टर्म में आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो ASUS ने इस चीज़ का बहुत ध्यान दिया है, आपको बहुत बढ़िया कीबोर्ड, बहुत बढ़िया ट्रैकपैड, बहुत बढ़िया इंफ्रारेड कैमरा, बहुत बढ़िया माइक्स और बहुत बढ़िया स्पीकर्स दिए हैं। ठीक है, तो अब आ जाता है लैपटॉप के पोर्ट्स में और लैपटॉप की चार्जिंग में। तो ASUS ने आपको एक 200 वॉट चार्जर दिया है यहाँ पे, काफ़ी मतलब ब्रिक का साइज जैसे जो पहले आते थे ASUS के उससे काफ़ी ज़्यादा स्लिम कर दिया। 200 वॉट के लिए काफ़ी स्लिम है और डेफिनेटली ये लाइट भी है, तो इस पे ASUS इम्प्रूवमेंट लाई है। हाँ, ये USB-C नहीं है, ये ASUS का प्रोप्राइटरी इसका शेप है। तो अच्छा होता अगर ASUS एक USB-C चार्जर दे देते इसके साथ, पर उन्होंने ये दिया है आई गेस क्योंकि ये 200 वॉट्स है, या मे बी ASUS को प्रोटेक्ट करना हो इसकी चार्जिंग। पर एक और इसमें क्या अच्छी बात है कि इसमें USB-C पोर्ट है जो 100 वॉट तक चार्जिंग सपोर्ट करता है, ये वाला। तो आप इस पर USB-C चार्जर भी लगा सकते हो और मैंने टेस्ट किया हुआ है। बाकी लैपटॉप के जो USB-C चार्जर्स होते हैं उससे भी आप चार्ज कर सकते हो। ऑब्वियसली वो फास्ट चार्जिंग नहीं होगी, पर ये चार्ज हो जाएगा लैपटॉप आपके दूसरे USB-C चार्जर्स से। तो इसमें आपको USB 4 का पोर्ट भी दे रहे हैं और इसमें आपको सारे पोर्ट्स USB 3.2 Gen 2 और एक पोर्ट USB 4। तो यस, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इसमें आ रही है। Wi-Fi 7 आ रहा है, Bluetooth 5.4 आ रहा है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। वियर्ड चीज़ है, अगर ASUS ने आपको ये सब दिया है फिर भी एक Gen 5 SSD क्यों नहीं दी है, ये सोचने की बात है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस प्राइस पे तो अभी मैं आई नहीं है, प्राइस के बारे में आपको लास्ट में बोलूँगा। इस प्राइस पॉइंट पे मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट करता हूँ ये सब फीचर्स। फिर इसमें आपको एक माइक्रो SD स्लॉट भी दिया है। यस, पूरा वो फुल बिग स्लॉट SD का दिया नहीं है, लेकिन आजकल वो ज़्यादा चलते भी नहीं है। एक आपको फुल HDMI पोर्ट भी दिया है। अब भाई मैंने आपको लैपटॉप के बारे में मोस्टली सब कुछ बता दिया है, लेकिन अभी तक हम इसकी परफॉर्मेंस में गए नहीं है। एक चीज़ जो मैंने बोली थी कि एक ट्रेड ऑफ है, इतना आपको थिन एंड लाइट लैपटॉप दे रहे हैं इतने हैवी स्पेक्स के साथ, तो उसकी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स तो है ही। और वो ड्रॉबैक्स क्या है उसका अभी हमको पता चलेगा। इसमें जो आपका ROG का सॉफ्टवेयर है, जो इसमें आपका ROG का आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर है, अगर आपको ये लैपटॉप यूज करना है तो आप इस सॉफ्टवेयर से बहुत फेमिलियर हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन है, बहुत सारी पावर प्रोफाइल्स है। इसमें फुल RGB कीबोर्ड है, बहुत अच्छी लाइटिंग है, लाइटिंग की बैक लाइटिंग की इतनी ब्लीडिंग भी नहीं होती है। फिर इसमें जैसे जो ये वाला बटन है, ये इसके आपको देखो परफॉर्मेंस मोड, साइलेंट मोड पे वो सर्कल करता है। जो टर्बो मोड है वो सिर्फ तब एक्टिवेट होगा जब मैं चार्जर लगाऊंगा। इसमें जो RTX 5070 Ti है, स्पेशल बात क्या है, एक्चुअली उन्होंने लास्ट ईयर से ना डिजाइन ऑलमोस्ट सेम रखा है, लेकिन RTX 5070 Ti का TDP अब 110 वॉट हो गया है। जो लास्ट ईयर 4070 था उसका TDP 90 वॉट था। तो 110 वॉट का TDP इतने छोटे लैपटॉप में बहुत ही मतलब माइंड ब्लोइंग चीज़ है। तो परफॉर्मेंस वाइज इसमें आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगी। साइलेंट मोड इसका एकदम जेन्युइन है। अगर आप साइलेंट मोड पे काम कर रहे हो, परफॉर्मेंस भी काफ़ी रीजनेबल मिलती है और साउंड भी बिल्कुल नहीं करता है। मोस्ट लैपटॉप्स में ना आजकल विंडोज़ लैपटॉप में आप साइलेंट मोड पे जाओ, आप फिर भी अपना कान पास लेके जाओ, आपको फिर भी हल्का सा हम आता है। तो यस, जैसे मैकबुक्स में कंप्लीटली साइलेंट मोड चलता है। जैसे मेरे मैकबुक प्रो 16 में मैंने कभी फ़ैन चलते हुए सुना ही नहीं है, उसमें बल्कि फ़ैन है लेकिन मैंने तो सुना ही नहीं है कभी। तो इसमें आपको साइलेंट मोड, प्रॉपर साइलेंट मोड की परफॉर्मेंस देगा आपको विदाउट फैन नॉइज। अब जैसे मैंने बताया था, इसमें टर्बो मोड सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब आप बैटरी लगाते हो। सो बैटरी लाइफ की बात करें, आपको अगर साइलेंट मोड पे आप काम करो, आप 9 से 10 घंटे की बैटरी लाइफ निकाल सकते हो। इसको जो मैं लेके जाता था अपने साथ अपने ऑफिस में, जहाँ पे मैं मोस्टली राइटिंग का काम करता हूँ, मेरा तो पूरा फुल डे लास्ट कर लेता था विदाउट चार्जिंग। और मैं कभी कभी इससे अपना फ़ोन भी चार्ज कर लेता था। फ़ोन को भी आपको अच्छी चार्जिंग स्पीड देता है और फिर भी मेरी बैटरी लाइफ रहती थी। तो बैटरी लाइफ इसकी बहुत अच्छी है। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर है ये, जो AMD का HX 370 CPU है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट CPU है। हाँ भाई, तो अब जो मैं ट्रेड ऑफ की बात कर रहा था एक छोटे साइज का, एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो इसमें अब मैंने इसका परफॉर्मेंस मोड कर दिया है टर्बो मोड पे, ठीक है। और अब गेम फायर करते हैं। चलो फायर करते हैं हम साइबरपंक। तो बाय द वे, इसमें साइलेंट मोड पे तो आपको एकदम साइलेंट ऑपरेशन मिलेगा। अगर आपने टर्बो मोड पे या परफॉर्मेंस मोड पे किया है, तो इवन अगर आप गेमिंग नहीं कर रहे हो, आपको फिर भी एक हल्का सा फैन का हम मिलेगा, जो ओके है। आपको एक्चुअली ना जरूरत ही नहीं है, अगर आप गेमिंग नहीं कर रहे हो, आप साइलेंट मोड पे बहुत काफ़ी काम कर सकते हो। मैंने कैनवा पे एडिटिंग की है, मैंने थोड़ी फोटोशॉपिंग भी की है, एक्सेल पे भी काम किया है साइलेंट मोड पे। स्पीड का मेरे को कोई कमी महसूस नहीं होती है और लैपटॉप पूरा साइलेंट चलता है।
पर हाँ, अगर आप टर्बो और परफॉर्मेंस पे जाओ तो आपको हल्का सा एक हम मिलता है। अगर आप गेमिंग नहीं कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली साउंड आता है, वो हम अभी देखेंगे। तो देखो, नोटिस करो फ़ैन का साउंड, मैंने माइक को एकदम लैपटॉप पे लगाया है, फ़ैन का साउंड इंटेंस है। खैर इतना लैपटॉप इतना साउंड तो होता ही है, पर फिर भी इसके स्पीकर्स इतने बढ़िया है, साउंड को काफ़ी मास्क कर लेते हैं, जो यूजली गेमिंग लैपटॉप से होता नहीं है। यस, डेफिनेटली आप हेडफोन्स पहन के एक्सपीरियंस बेटर होगा, पर अब ऐसा नहीं है कि हेडफोन पहनना कंपलसरी है, आप काम चला सकते हो। अब मैं इसको बेंचमार्क करता हूँ। इसके तो सेटिंग्स पे सबसे पहले जाते हैं, मैंने इसकी सेटिंग्स को इसको मैक्स आउट करता हूँ। RTX अल्ट्रा, DLSS, ट्रांसफॉर्मर को इसको इसमें करते हैं। तो देखिए, इसको मैं सेटिंग्स एकदम वो कर रहा हूँ, एकदम मैक्स आउट कर रहा हूँ। फ्रेम जनरेशन मैं अभी ऑन नहीं कर रहा हूँ। रे ट्रेसिंग इसमें फुल ऑन है, पार्ट ट्रेसिंग भी ऑन है, क्राउड है, सब कुछ हाई है, सब कुछ मैक्सड आउट है। अल्ट्रा इसको मैं साइको कर देता हूँ, SSAO को। और इसमें अगर हम DLSS की सेटिंग्स पे जाए, बहुत परफॉर्मेंस इसमें मैटर करती है, DLSS पे ही चल रहा है ये, और ये ऑटो पे सेट किया है मैंने। रे रिकंस्ट्रक्शन ऑन है, फ्रेम जेन अभी ऑफ है। बेंचमार्क देखते हैं। मैंने स्पीकर की आवाज़ कम कर दी है ताकि आप फ़ैन की आवाज़ सुन पाओ। साथ में लैपटॉप का बॉटम लैपटॉप के पीछे काफ़ी वार्म हो गया है, तो डेफिनेटली ना आप अपने लैप पे बैठ के इसको आप गेमिंग कर नहीं पाओगे, क्योंकि उससे एयर फ्लो भी ब्लॉक होता है। देखो, परफॉर्मेंस तो इसमें अच्छी चल रही है। अभी देखो, फ्रेम जनरेशन ऑन नहीं है, FPS फिर भी हमको 23 मिल रहा है। आप स्क्रीन में देख सकते हो HDR का इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है। मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। 27 FPS विदाउट फ्रेम जेन, अल्ट्रा क्वालिटी, वेरी इम्प्रेसिव। डेफिनेटली ये बहुत इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है 5070 Ti लैपटॉप पे जो आपको दे रहा है। लो, अब हमने 30 FPS क्रॉस कर लिया है। डिस्प्ले इतना प्यारा है, पता नहीं कैमरा इसको ग्रैब कर पा रहा है या नहीं, पर डिस्प्ले बहुत बढ़िया है। आपको HDR का इफेक्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है यार। OLED की ना बात ही अलग है। वैसे OLED मॉनिटर्स पे मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ। मैंने खुद एक OLED मॉनिटर लिया है अपने डेस्कटॉप के लिए, पर ये परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। अल्ट्रा सेटिंग्स, 3K रेजोल्यूशन, रे ट्रेसिंग फुल साइको मोड में, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। फ्रेम जनरेशन ऑन नहीं है, रे ट्रेसिंग, पाथ ट्रेसिंग सब कुछ ऑन है, और उसके हिसाब से आपको एवरेज FPS 30.86 मिला है। बहुत बढ़िया नंबर्स है इस लैपटॉप में। वेरी इम्प्रेसिव। यस, बट साउंड नॉइजी हो जाता है, पर पता है इतना भी बैड नहीं है। इसकी स्पीकर्स एक्चुअली इतने अच्छे हैं तो थोड़ा मास्क हो जाता है। तो हमने देख ली साइबरपंक की परफॉर्मेंस, अब देखते हैं ब्लैक मिथ वुकोंग की परफॉर्मेंस। और ब्लैक मिथ वुकोंग इतनी डिमांडिंग गेम है। मेरे डेस्कटॉप पे, मेरे 5080 डेस्कटॉप 285K के साथ में भी मैं विदाउट DLSS तो उसको मैक्स आउट सेटिंग्स में बिल्कुल नहीं खेल पाऊंगा। इवन विद DLSS मेरे को परफॉर्मेंस में जो 120 FPS से कांस्टेंट है ना, वो नहीं मिल पाती है। वो तो भूल जाओ, वो तो बहुत दूर की बात है। मेरे को रे ट्रेसिंग को लो या मीडियम पे रखना पड़ता है उस पर, वो परफॉर्मेंस के लिए। तो देखते हैं ये लैपटॉप ब्लैक मिथ वुकोंग के साथ कैसे परफॉर्म करता है। देखिए, लैपटॉप में फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रही है मेरे फॉर्मेट के बाद। मैं तो इसमें ब्लैक मिथ वुकोंग खेल चुका हूँ, लेकिन लैपटॉप फॉर्मेट किया है इसके फर्मवेयर अपडेट्स के लिए। ये देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर्स आ रहे हैं आपके। यहाँ पे फ़ैन का नॉइज़ ही बताता है आपको आर्मरी ग्रेड। देखिए, फ़ैन का नॉइज़ बढ़ रहा है यहाँ पे। CPU टेम्परेचर 71 डिग्रीज हो गया है। GPU का वोल्टेज भी आपको बता रहा है इधर। मैक्सिमम TGP 120 वाट्स। गेम अभी तक लॉन्च हो रही है। देखो, फ़ैन का नॉइज़ अब बढ़ गया है, 41 डेसिबल्स पे आ गया है, 42 डेसिबल्स। जो लैपटॉप का ये जोन है, ये काफ़ी हॉट हो जाता है।
अच्छी बात यह है कि ये जोन्स इतने हॉट नहीं होते जो ये और ये है, कि आपका पाम यूजुअली यही होता है। अगर आप कंट्रोलर के साथ गेमिंग कर रहे हो तो ये कोई पॉइंट करता ही नहीं है। तो इसके अभी अभी शेडर्स लोड हुए हैं और अब देखो शेडर्स लोड होने में काफ़ी लैपटॉप गर्म हो गया है। इसका बस चेक कर लेते हैं टेम्परेचर अभी क्या है। देखो 87 टेम्परेचर CPU का हो गया है, 81 GPU का हो गया है। शेडर्स लोड होने में काफ़ी गर्म हो गया है, लैपटॉप छू के आपको पता चल रहा है। इवन फैन आपका ऑलमोस्ट 48 डेसिबल्स पे चल रहा है, जो काफ़ी लाउड है, बट स्टिल यूजेबल। स्टिल ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली गेम फायर हो गई है। अब इसमें सेटिंग्स में जाके ग्राफिक्स, सबसे पहले रिकमेंडेड ग्राफिक्स अप्लाई करते हैं, देखते क्या ये हमको दे रहा है। रे ट्रेसिंग देखो इसने ऑफ कर दिया, हम इसको ऑन कर देते हैं। रे ट्रेस अभी तो सबसे पहले मैक्स आउट ही करते हैं। 60 DLSS, ये आई थिंक फ्रेम जनरेशन ऑन है, ये वेरी हाई पे। इसको सिनेमैटिक कर देते हैं वूकोंग में, क्योंकि सिनेमैटिक बोलते हैं सबसे टॉप सेटिंग को। अप्लाई चेंजेस, तो भाई गेम रीस्टार्ट हो गई है। आई होप सेटिंग्स अप्लाई हो गई। एक बार हम चेक कर लेते हैं। ग्राफिक्स, DLSS ऑन, वेरी हाई रे ट्रेसिंग, ग्रेट। चलो भाई बेंचमार्क रन। तो ये हमारा बेंचमार्क स्टार्ट हो गया है। देखिए परफॉर्मेंस 102 FPS, 104, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है। ये लैपटॉप का साउंड सुनिए, ये आवाज़ ये फैन कर रहा है, नॉट बैड, एक्सेप्टेबल। हीट है, डेफिनेटली हीट है, पर इतनी भी बुरी नहीं है। ये आई थिंक फर्मवेयर अपडेट करने के बाद हीट इश्यूज़ काफ़ी सॉल्व हो गए हैं, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रही थी। पर देखिए फुल सेटिंग्स के साथ बहुत अच्छी गेम परफॉर्म कर रही है। 92 FPS, रे ट्रेसिंग भी फुल है, और ब्लैक मिथ वूकॉन्ग काफ़ी पनिशिंग है। अगर आप रे ट्रेसिंग ऑन करो तो बहुत पनिश करेगा आपके सिस्टम को, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हिट लेती है। पर ये एक्चुअली बहुत अच्छी तरह हैंडल कर रहा है उसको 3K रेजोल्यूशन पे। 60 FPS से इसकी परफॉर्मेंस गई नहीं है अभी तक, बहुत स्मूथली चल रही है। तो बाय द वे लैपटॉप जी सिंक सपोर्ट करता है। भाई वूकॉन्ग के ग्राफिक्स बहुत ज़बरदस्त है, वूकॉन्ग गेम भी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने गेम ख़त्म की है भाई, मज़ा आ जाता है। क्या गेम बनाई है चाइनीज़ लोगों ने ना, ये गेम बहुत ही ज़बरदस्त बनाई है, मतलब टू गुड। इसमें इतने सारे बॉसेस हैं और हर एक बॉस को लड़ने में इतना मज़ा आता है, गेम को एक्सप्लोर करने में कितना मज़ा आता है। वूकॉन्ग की मूव्स, आपके जो कैरेक्टर की प्रोग्रेशन और फ्रीडम इतनी सारी गेम में दी है। आप कभी भी अपने जो पॉइंट्स आप कैरेक्टर के अपग्रेड करने में स्पेंड करते हो, आप कभी भी उनको रिवर्स कर सकते हो। वो सब मैकेनिक्स ना लॉक नहीं किए, तो ये एक बहुत न्यू चीज़ है जो मैंने गेम्स में देखी है। आई थिंक अब इसके बाद यूबीसॉफ्ट ने भी उनका फॉर्मूला कॉपी कर लिया अपनी न्यू असैसिन्स क्रीड में। और जैसे आपको पता है यूबीसॉफ्ट तो चीज़ें कॉपी करते ही रहती है। यूबीसॉफ्ट भाई कंपनी ख़त्म है, यूबीसॉफ्ट का अब कुछ नहीं बचा है। मतलब मेरी प्रेडिक्शन है यूबीसॉफ्ट कंपनी ख़त्म हो जाएगी। खैर पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। देखिए परफॉर्मेंस 95 FPS एवरेज परफॉर्मेंस। लैपटॉप की परफॉर्मेंस आपने देख ही ली है, गेमिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। यस, साउंड का थोड़ा इशू है, हीट का पहले बहुत इशू था, लेकिन अब ASUS ने जब से बायोस अपडेट किया है अपना, हीटिंग बहुत सारी कंट्रोल हो गई। और अब एक्चुअली मतलब है हीटिंग। देखो अभी भी यहाँ का बीच का मैं छू बहुत गर्म हो रहा है, आपके टेम्परेचर्स तुरंत शूट अप करते हैं। जब आपने देखा था, जब मैं ब्लैक मिथ वूकॉन्ग के शेडर्स कंपाइल हो रहे थे, तो CPU भी 100% लोड पे चले गया था, GPU भी 100% लोड पे चले गया था, दोनों 90 डिग्री से पहुंच गए थे। तो यस, हीटिंग का इसमें डेफिनेटली रहेगा। खैर मेरे को पहले इशू था, लेकिन अब मेरे को इशू नहीं है। मैंने तो यही सोचा था कि मैं रिव्यू में बोलूँगा कि मेरे को हीटिंग से बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, पर भाई ASUS भगवान आज आपके साथ है, मेरे को अब ज़्यादा इसमें इशू कोई लग नहीं रहा है। तो ओवरऑल अमेजिंग लैपटॉप, अमेजिंग परफॉर्मेंस। इसके प्रोसेसर के बारे में एक नोट है मेरे पास। अगर आपका वर्कफ्लो मोस्टली प्रोडक्टिविटी एप्स यूज़ करता है, तो मैंने जैसे एक चीज़ नोटिस की ना कि गेमिंग के लोड टाइम्स काफ़ी ज़्यादा है। ये क्यों? क्योंकि ये जो AMD का प्रोसेसर है, ये गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है, रॉ FPS के लिए बहुत अच्छा है, पर ना आपके कुछ वर्कफ्लोज के लिए ये थोड़ा स्लो है। अगर आप प्रोडक्टिविटी में जाना चाहते हो तो आई थिंक जो Zephyrus G14 है, जो उसका 16 इंच मॉडल है, जिसमें आपको इंटेल कोर अल्ट्रा 9 285H मिलता है, वो CPU बेटर रहेगा अगर आप लैपटॉप को गेमिंग एंड फॉर प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करना चाहते हो। प्रोडक्टिविटी मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वर्कलोड्स, आपका इमेज एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, AI आपको एल्गोज रन कर रहे हैं, कोडिंग में आपको कंपाइलेशंस करनी है। तो आई थिंक इसका Zephyrus G16 मॉडल बेटर रहेगा। वो CPU इंटेल वाला बेटर है प्रोडक्टिविटी के लिए। पर यार 14 इंच के लिए ना, मतलब
ये लैपटॉप बस बुरा लग रहा है कि लैपटॉप मैंने Asus को वापस देना है। ये तो मैं रखता, मैं इसको हर जगह ले जाता, कहीं भी खोल के साला वुकॉन्ग खेल रहा होता, साइबरपंक खेल रहा होता, एल्डन रिंग में आजकल बहुत खेल रहा हूँ भाई, मस्त मस्त गेम है, आप भी खेलो। और लास्ट में ये बोलूँगा कि इस लैपटॉप का प्राइस 2,80,000 रुपये है भाई। ऑब्वियसली बहुत महंगा है, बहुत कम लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे। आई होप अगर आपको ये लैपटॉप पसंद है, आई होप आप इसको ले पाओ। मेरी पूरी दुआ है आपके साथ कि आपके पेरेंट्स आपको ये दिला दे, आप खुद कुछ लाइफ में ऐसे छक्के मारो। साहिल की विशेष पूरे आपके साथ है कि ये लैपटॉप डेफिनेटली वर्थ इट है, आपको काफ़ी लंबा लास्ट करेगा। आप इसके साथ ना 3-4 साल तो आपके कहीं नहीं गए, आप इसमें पूरी गेमिंग कर पाओगे। यस, बाद में आपको सेटिंग्स थोड़ी कम करनी पड़ेगी। बहुत वर्सेटाइल इसका डिस्प्ले जो है ना, आप कभी भी रेजोल्यूशन कम कर सकते हो, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि छोटे साइज और हाई रेजोल्यूशन PPI बहुत ज़्यादा है। इवन अगर आप उसको 1440p कर दो, कोई ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं छोटे साइज की वजह से। ये लैपटॉप साहिल का एक खिलौना बन सकता है। साहिल आउट।